यार वो कल की क्लास में ना 2-3 जगह पे स्लाइड ब्लर हुई थी, तो वो देख लेना ज़रा, जब स्लाइड्स पे बोर्ड पे फोकस करते हो ना। और कल 2-3 जगह बोर्ड पे फोकस भी नहीं हुआ था। तो जी जनाब, कल हम सप्लाई डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके सारे सिनेरियोज जो हैं वो भी डिस्कस किए थे। तो उस पर कोई प्रॉब्लम किसी को? पढ़ के आए? क्लियर है? वो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं? पूछ लूँ कुछ? ये देखा, डर गए फ़ौरन ही। एनीवेज, कल हम जब बात कर रहे थे और चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि हमने आउटपुट टैक्स चार्ज करना है या हमने इनपुट टैक्स चार्ज करना है, तो वहाँ पे टर्म हमने पढ़ी थी दैट वाज सप्लाई ऑफ गुड्स। किसकी पढ़ी थी? सप्लाई ऑफ गुड्स की। हमने सप्लाई को भी पढ़ लिया क्या होती है, हमने गुड्स को भी पढ़ लिया क्या होती हैं। हमें समझ लग गया कि गुड्स क्या है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी, एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक्स, शेयर्स। और हमने फिर सप्लाई पढ़ा कि सप्लाई किसको कहते हैं, सेल्स, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ऑनर। फिर उसके अलावा हायर परचेज हमारी सप्लाई थी। उसके अलावा हमने देखा कि मैन्युफैक्चर के लिए ड्राइंग, नॉन बिजनेस यूज़, बिजनेस यूज़, ऑक्शन और डिस्पोजल टू गुड्स टू सेटिस्फाई डेट, ये सारा कुछ सप्लाई का पार्ट था। सप्लाई भी लग गया पता और गुड्स भी हमें लग गई पता क्या होती हैं। टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है ना, तो टैक्स तो लगना है किसी वैल्यू के ऊपर। कोई कीमत होगी उसके ऊपर ही टैक्स क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। चीज़ें बेचनी आ गई हैं, चीज़ों का लग गया पता क्या है। जैसे हमने कल पढ़े थे कि अगर एक ऑनर है वो ड्राइंग्स कर लेता है, ड्राइंग्स तो हो गई हैं, वैल्यू क्या होगी? आपकी दुकान है, आप कारोबार कर रहे हैं, आपका भाई आया सामान फ्री में लेकर चला गया, आपका भाई है, एफवेयर का भाई नहीं है, ठीक है? तो वैल्यू क्या होगी, किस कीमत के ऊपर टैक्स हम करेंगे कैलकुलेट, ये है हमारा वैल्यू सप्लाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। आपके न्यूमेरिकल्स इसी में से बनते हैं, न्यूमेरिकल्स की एडजस्टमेंट इसमें से सारी बननी है, आपके इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और ये सारा सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी वाला एरिया है जिसको हमने लेकर चलना है। सुपर इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्रैमिंग नहीं है, इसमें आपने समझना है चीज़ों को कि कैसे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगी। हमने क्या देखना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या देखनी है हमने? वैल्यू ऑफ सप्लाई के कीमत क्या है वैल्यू की और सप्लाई की, किस कीमत पर टैक्स चार्ज होगा। ये मार्कर है, ये मैंने बेचना है, क्या कीमत होनी चाहिए, किस कीमत के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम ये सारे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? टैक्सेबल गुड्स के लिए, बिकॉज एग्जाम्ड के ऊपर टैक्स होता ही नहीं है, वो तो हमारे लिए कंसर्न है ही नहीं। अब ना व्हाट इज़ वैल्यू सप्लाई? सिंपल सी बात है कि इट इज़ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय सप्लायर। ये क्या है? कंसिडरेशन। यू कैन से दैट पैसे, ये वो पैसे हैं जो मनी है किसको मिलेगा? सप्लायर को रिसीव होगी जब वो गुड्स सप्लाई करेगा। और इस कंसिडरेशन में सारा कुछ शामिल है, इंक्लूड्स एवरी थिंग दैट इज फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़, कि जो भी प्रोविंशियल ड्यूटीज़ हैं, फेडरल ड्यूटीज़ हैं, कमीशन है, सारा कुछ इसमें शामिल है। सिर्फ एक चीज़ शामिल नहीं होती, वो है सेल्स टैक्स। वो क्या है? सेल्स टैक्स। कि सेल्स टैक्स के अलावा जो भी आपकी वैल्यू है वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। या इन अदर वर्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट ए है, आप इस प्रोडक्ट ए को बेचना चाह रहे हैं, आप इस प्रोडक्ट ए को सेल करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मैं कितने का बेचूंगा?
1000 रुपये का। ये 1000 रुपया मिलेगा आपको प्रोडक्ट ए बेच के। इस 1000 रुपये में सब कुछ शामिल है, फेडरल ड्यूटीज़, गवर्नमेंट ड्यूटीज़, कमीशन, डिस्काउंट, सारा कुछ शामिल है। इस वैल्यू के ऊपर आप कस्टमर को अपनी गुड्स बेचेंगे, तो ये क्या कहलाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब कस्टमर ख़रीदने आएगा आप इसके ऊपर क्या करेंगे, रेट मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, अब अपना टैक्स लेंगे कि ये मेरा क्या बनता है, सेल्स टैक्स बन रहा होता है। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि जो पैसे आपको रिसीव होंगे वो आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। या इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो अमाउंट, जिस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो मेरी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। आप जाते हैं मार्केट में, आप चीज़ खरीदते हैं 5000 रुपये की, चलिए जी 5000 रुपये की है, आप 5000 पे करते हैं, कहते हैं सारे 5000 रुपया ये, और इसके ऊपर 18% टैक्स देना है आपने, फिर आप टैक्स दे के आते हैं। वो जिस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, वो जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ वैल्यू सप्लाई, जो रकम आपको रिसीव होगी या जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो मेरी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाती है। डन। अब एक नॉर्मल रूल है, याद रखिएगा, कि जो हमारा FBR है, हमारा नॉर्मल रूल है कि चाहे इंपोर्ट है चाहे लोकल सप्लाई है, हम देखते हैं एक्चुअल वैल्यू और जो FBR ने वैल्यू डिटर्मिन की है वो, जो इन दोनों में से हायर होगी वही मेरी क्या कंसीडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। एक्चुअल वैल्यू मैं कितने का बेच रहा हूँ, FBR वैल्यू कि FBR ने इसकी कीमत क्या फ़िक्स की है, जो हायर होगी वही मेरी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है प्रोडक्ट A, मेरे पास है प्रोडक्ट A, मैं प्रोडक्ट A को सेल करता हूँ 1200 रुपये का, और FBR ने उसकी कीमत डिटर्मिन कर दी हुई है कि आप इसको 1500 से कम का बेच नहीं सकते। मैं कितने का बेच रहा हूँ, 1200 पे ज़रा 18% लगाएं, क्या टैक्स आता है, टू 216। अब देखिए एक प्रोडक्ट A है, मैंने कितने का बेचा, 1200 का, टैक्स मैंने कितना लिया, 200। FBR से कहा था कितने की बेचनी है, FBR के मुताबिक टैक्स कितना आना चाहिए था। अगर मैं 216 टैक्स लेके FBR को जमा कराऊंगा, उनको टैक्स कम नहीं मिलेगा, क्योंकि वजह तुम्हारा मामा लगता है इसको सामान सस्ता बेच रहे हो। अगर तुम्हारा मामा लगता भी है वो तुम्हारा मामा है, हमारा मामा नहीं है। जब हमने कोई वैल्यू डिटर्मिन कर दी है, आप इससे कम के ऊपर सेल नहीं कर सकते। आपने कर दी है, मसला ही कोई नहीं है। कितना टैक्स कम है, कितना टैक्स कम है, कितना इनको मिलना था 270, आपने कितने लिया, कितना कम ना था टैक्स, वो कहेगा 54 जो है आप हमें अपनी जेब से जमा करो। वो क्या करेगा, 54 जो है वो आपकी पॉकेट से निकाल के ले जाएगा, बिकॉज जब उसने कह दिया है, रूल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू विच एवर इज़ हायर वही मेरी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ये अक्सर होता है इंपोर्ट की चीज़ों में। आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं जी मैंने सस्ती इंपोर्ट की है, लेकिन FBR ने वैल्यू डिटर्मिन की हुई है, उससे कम अगर आप वैल्यू लिखेंगे वो नहीं मानेंगे। जिन्होंने वैल्यू कह दी है वो उसी पे क्या लेंगे, टैक्स ले रहे होंगे। इन अदर वेज, फॉर एग्जांपल आप एक्चुअल सेल करते हैं 2000 का और FBR ने क्या वैल्यू रखी हुई है 1500। अब आपने सस्ता बेचा है कि महंगा बेचा है, टैक्स क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं, ठीक है जी, आपकी सप्लाई क्या होगी,
2000 ही कंसिडर हो रही होगी। तो रूल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू विच एवर इज़ हायर, हमारी वैल्यू सप्लाई हमेशा वही होगी। FBR ने ऑलमोस्ट हर चीज़ की वैल्यू डिटर्मिन की है, चीनी की, पेट्रोल की, सीमेंट की, गुड्स की, वो बता देते हैं। उससे कम पे आप सेल कर ही नहीं सकते। आप करेंगे सेल्स तो आपकी पॉकेट से क्या करेंगे, वो टैक्स निकलवा के ले जाएंगे। ये है हमारा नॉर्मल रूल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने ये रूल लिखा है कि हम तो सस्ता सामान बेच ही नहीं सकते, ऐसे ही है ना। तो क्या डिस्काउंट के ऊपर सेल्स हो सकती हैं? सवाल है। आप अक्सर देखते हैं, आप जाते हैं सामान ख़रीदते हैं आउटलेट से, आपको डिस्काउंटेड सेल्स मिल रही होती हैं। हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिस्काउंट पे सेल्स हो नहीं सकती, आप सस्ता बेच ही सकते, तो डिस्काउंट पे क्या सेल्स हो सकती हैं? द आंसर इज़ यस। अगर आपने डिस्काउंट पे सेल्स करनी है तो डिस्काउंट पे सेल्स करने के लिए आपकी 2 कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। नंबर 1, डिस्काउंट मस्ट बी मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, कि डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर मेंशन होना चाहिए? इनवॉइस के ऊपर। और दूसरा, डिस्काउंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फर्मिटी, या बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक क्या होना चाहिए? डिस्काउंट होना चाहिए। क्या मतलब? ये आपकी इनवॉइस है, आपने यहाँ पे लिखा जी आपने सेल्स की हैं 5000 रुपये की। आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट 10%, कितना हुआ? 500 का। आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी, कितनी होंगी? 4500। और फिर इसके ऊपर आप GST चार्ज करेंगे 18% के साथ। क्या आता है ज़रा बताएं? 4500 इंटू 18%, 810। और टोटल कितना होगा? ये ठीक है। वो कहता है डिस्काउंट पे सेल्स करनी है, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या? डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर, रसीद के ऊपर मेंशन होना चाहिए। डिस्काउंट रसीद के ऊपर मेंशन होना चाहिए। सेकंड, डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कन्फर्मिटी? कि आपने 10% कहा है तो ये 10% सबके लिए। ये क्या है? सबके लिए कितना डिस्काउंट है? 10%। आप आएंगे, आपको भी डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10%। आप आओगे, कितना डिस्काउंट? 10%। आप आओगे, कितना डिस्काउंट? आपका बिजनेस नॉर्म ही यही है कि जो भी ख़रीद रहा है उससे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 10% दिया जा रहा है। और डिस्काउंट जो है इनवॉइस के ऊपर मेंशन है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, आप डिस्काउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन रह गई, आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। कहेगा भाईजान 5000 तुम्हारी सेल्स है, हमें क्या करो, 5000 के ऊपर ही टैक्स जो है वो ये जमा करवाना है। तो डिस्काउंट क्लेम करने की कौन से 2 कंडीशंस हैं? मस्ट बी मेंशन ऑन इनवॉइस एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फर्मिटी। ये डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आपको न्यूमेरिकल में 110% आती है। ये न्यूमेरिकल्स में डिस्काउंट लाजमी आता है, लाजमी डिस्काउंट आता है। तो 2 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी? इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। रिमेंबर, ये जो हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये है ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब सेल्स टैक्स में ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है। एक आप लोग PSC में पढ़ के आ चुके होते हैं, उसे कहते हैं कैश सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट।
ये जो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट होता है या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, इसका टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। व्हाट इज़ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट? आपने आज सेल्स की हैं 5,000 रुपये की, आपने उसको इनवाइस दे दी 5,000 रुपये की, अब आप उसको तरले करो यार प्लीज़ पैसे दे दे, खुदा का वास्ते पैसे दे दे, कहते ही मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये, ठीक है 4,000 दे दे, आप उससे 1,000 रुपये छोड़ने को तैयार हैं ताकि उससे रिकवरी हो जाए। इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज देखिए डिस्काउंट का ट्रीटमेंट लेने के दो असूल हैं। डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए और डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। जब आपने उस बंदे को सेल्स की थी 5,000 रुपये की, तो इनवॉइस पे क्या लिखा था? 5,000। और आपकी ये बिजनेस की नॉर्म्स ही नहीं है कि आप हर एक को 1,000 रुपये छोड़े, तो ना इनवॉइस पे मेंशन होता है ये, ना बिजनेस नॉर्म्स में होता है। इसलिए अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। डन? क्लियर है? इसके अलावा हम आगे जाके पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद, एक होती हैं हमारी रिटेल आइटम्स। क्या होती हैं? रिटेल आइटम्स। रिटेल आइटम्स के ऊपर भी कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। कुछ सुबह का कुछ खाया आज? कोई जूस पिए? क्या खाया? समोसे। ये अनहाइजेनिक कौम है, ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपने लेस खाई है, दुकानदार जितने की लेस है उतने की बेचेगा, डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। आप पी के आए हैं 7 अप, जितने की थी उतने की पड़ेगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप गोल्ड लीफ भी पी सकते हैं, डोंट वरी, जितने की है उतने की मिलेगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ें होती हैं जिसको डिस्कस करेंगे कि रिटेल आइटम क्या होती हैं। बट जो कीमत, रिमेंबर वो तमाम गुड्स जिसके ऊपर कीमत प्रिंटेड होती है, लेबल लगा होता है, उनके ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं होता। अगर 150 लिखा हुआ है वो 150 ही है, उनके ऊपर भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। तो डिस्काउंट क्लेम करना है तो कंडीशन क्या है कि इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे बिजनेस कन्फर्मिटी क्या है, 10% हम डिस्काउंट देते हैं। एक कस्टमर आता है आपके पास, रिलेटेड पार्टी, आपने उसको सेल्स की 5,000 रुपये की, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट दे दिया 15% के साथ। कितना बनता है? 750। आपकी नेट सेल्स कितनी आएंगी? 4250। आपका जीएसटी कितना बनेगा? 765। टोटल कितना बनेगा? 50। आपने ये काम कर दिया, आ गए डिपार्टमेंट वाले, हाँ भाई कैसे हो? सर बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए क्या कर रहे हो? आजकल सर सेल कर रहे हैं, अल्लाह का करम, चीज़ें बेच रहे हैं टिका टिका के। कितने की थी? 5,000 रुपये की चीज़ बेचते हैं, कितना डिस्काउंट देते हो? 10% मेंशन करते हो। सर देखें इनवॉइस, टिका के डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है। अच्छा सबको 10% डिस्काउंट मिलता है? ये सबको मिलता है। उन्होंने एक इनवॉइस पकड़ ली, इस पर डिस्काउंट कितना था? 15% था, और ये पकड़ी आपके अब्बू के सामने। अब अब्बू को भी लग गया पता कि यार ये इनवॉइस 15% वाली क्यों है। तलाश करो बंदा, कुछ तो गड़बड़ा दिया। यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट वाले भी कि भाई तूने 1,000 बंदों को सामान बेचा, तूने सबको डिस्काउंट 10% दिया, ये एक बंदा 1,001वां कौन था, इससे तुमने 15% डिस्काउंट क्यों दिया? आपके तो बिजनेस नॉर्म्स नहीं है, ये बिजनेस नॉर्म क्या है? 10%, 15 क्यों दिया? आ जाओ, वो तो जो करेंगे करेंगे, बाद में जो अब्बू करेंगे वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे आपका बिजनेस नॉर्म क्या था? 10%। आपने कितना दे दिया? 15%। अगर 10% डिस्काउंट देते तो टैक्स कितना आपने लेना था? 810 रुपये। आपने कितना दिया? 765। तो डिपार्टमेंट में कहेंगे भाई जो भी पार्टी है रिलेटेड है वो तुम्हारी है, हमारी नहीं है, हमें क्यों नुकसान दे रहे हो? वो क्या करेंगे कि आपने जो 5% डिस्काउंट दिया है वो इस डिस्काउंट को ख़त्म कर देंगे, कहेंगे हम इसको
नहीं मानते तो काइंडली आपकी वो इनवॉइस रिवाइज करवाएंगे। वो कहेंगे कि भाईजान आपकी सेल जो है वो 5,000 ही है, हम आपका डिस्काउंट 10% ही मानेंगे, आपकी नेट सेल्स 4500 ही बनती हैं, आपका डिस्काउंट 10 ही आएगा, यही है। आपने चूँकि 765 लिए थे, हमें कितने मिलने थे 810, डिफरेंस कितना आता है 45 रुपये वो आपसे आपकी जेब से निकलवा के लेकर चले जाएंगे। तो रिमेंबर जो आपका बिजनेस नॉर्म होगा उसके मुताबिक ही डिस्काउंट जो है वो आपने देना है। उससे ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर 10% है सबके लिए 10% है और इनवॉइस के ऊपर मेंशन भी होना चाहिए। आप लिखते हैं नहीं सबका डिस्काउंट 10% दे दो, लेकिन आप रसीद इशू नहीं करते, आप इनवॉइस के ऊपर मेंशन ही नहीं करते, अभी भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अगर डिस्काउंटेड सेल्स करनी है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? मस्ट बी मेंशन्ड ऑन इनवॉइस एंड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फॉर्मिटी। एफबीआर के ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको क्लेम करना है तो क्या असूल है, टैक्स इनवॉइस के ऊपर प्राइस मेंशन होनी चाहिए डिस्काउंटेड और ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। और जो ये रिटेल आइटम्स हैं जिनको हम कहते हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, इनके ऊपर हम कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। ये क्या होती हैं हम 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, बट रिमेंबर रिटेल आइटम्स के ऊपर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। और सिमिलरली अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज डिस्काउंट का ट्रीटमेंट के लिए इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए नंबर 1 और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। तो अर्ली पेमेंट तो यहाँ मेंशन होती ही नहीं है और ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक भी नहीं होता। सो दैट्स वाई इसका कोई हम अकाउंट ट्रीटमेंट टैक्स में नहीं लेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम आके इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको इसके पास पेपर करवाता हूँ और ये सिनेरियो आपने याद रखने हैं कि भाई किस सिनेरियो में किस तरह से हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगी, किस सिनेरियो में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपने याद रखना है। आपको न्यूमेरिकल में सिनेरियो आएगा, आपने खुद ही क्या करना है उसको डिटरमिन करना है। तो ये रट्टे वाला इसमें कोई चीज़ नहीं है, रट्टे वाली क्रैमिंग वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है। देखिए सबसे पहले है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में वैल्यू सप्लाई किस तरह डिटरमिन होगी, सिंपल जो भी हमने पढ़ी है डेफिनेशन वैल्यू सप्लाई की वही है। जो आपको पैसे रिसीव होंगे वही क्या है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो आप नॉर्मल बिजनेस में कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंसिडरेशन रिसीव पार्टली इन काइंड, कि आप कोई सामान बेच रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो कैश में मिली हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या हैं आपको उसने एसेट्स की फॉर्म में दे दी है। अब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, अब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टील जो है, आपने स्टील बाय किया और स्टील की कॉस्ट जो है जो खरीदी है आपने वो है 3 मिलियन, वो है 3 मिलियन। आपके पास पैसे तो है नहीं, से गरीब इंसान पहुंच गए, आपने कहा ठीक है यार एक मेरी सुजुकी आल्टो ले लो। आल्टो की कीमत जो है वो थी 22 लाख रुपया और साथ आपने कहा मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स पीटी अप्रूव ले लो, इसकी कीमत थी कितनी है 6 लाख, 6.5 लाख कर लेते हैं, एज ऑफ टुडे इतनी ही 6 लाख। तो आपने आल्टो दी, आईफोन दिया, बदले में क्या ले लिया आपने, सरिया ले लिया। ठीक है, अब जिस बंदे ने तो बेवकूफ बना दिया कि भाई आईफोन 16 प्रो मैक्स है, डेजर्ट टाइटेनियम है, पीटी अप्रूव्ड है, 100% बैटरी हेल्थ है, अगला बंदा बेवकूफ बन गया। आपने बना दिया, तो आप एक आल्टो दे के और एक आईफोन दे के 30 लाख का सरिया लेके आ गए। अब जिसने सरिया बेचा है उसकी सेल्स है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रिकॉर्ड करेगा। तीसरी एंट्री होती है कि इस सरिये की, इस स्टील की मार्केट प्राइस, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई उस दिन सरिया जो है वो 31 लाख का था।
अब बताओ क्या होगी वैल्यू सप्लाई। अगर वो देखे उसको जो चीज़ें मिली हैं वो कितने की हैं, 28 लाख की हैं, लेकिन उस दिन मार्केट वैल्यू क्या थी, 31 लाख। अगर वो सरिया बेचता कैश में कितने पैसे मिलने थे, वो कहता है पॉइंट नंबर 2 अगर आप बुक में पढ़ें कि कंसिडरेशन अगर आपको पार्टली मिल रही है, कुछ एसेट्स मिल गए हैं, कुछ कैश मिल गया है, तो वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे। सिंपल बात है, ओपन मार्केट प्राइस। क्या लेंगे, ओपन मार्केट प्राइस, कि वो जो चीज आपने आज बेची है उसकी मार्केट में कीमत क्या थी, जो मार्केट वैल्यू होगी वही क्या कंसीडर होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। तो इस केस में जो सरिया सेल किया है उसकी सप्लाई क्या होगी, 31 लाख, वही आपकी क्या है, वैल्यू सप्लाई है। डिपार्टमेंट वाले आएंगे, 31 लाख रुपया कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 31 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 18% से, कितना टैक्स बनेगा, कितना बनेगा, 5,58,000 टैक्स आपसे ले जाएंगे। फिर अब अपनी आल्टो में बैठ के अपने 16 प्रो मैक्स में आंसू बहाइएगा कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों ना लग गया मुझे, ये लक्ष्मी चिट फंड साबित हुआ है, 21 पैसा डबल। क्लियर है ये। अब पेपर में क्या गिवन करेगा, पेपर में गिवन करेगा सिनेरियो आपको कि जी आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, आपने कुछ कैश पे किया है, कुछ आपने एसेट्स दी हैं और उसकी मार्केट प्राइस ये थी, तो जो मार्केट प्राइस है वही क्या होगी, हमारी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट है, बुक पे मार्क कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट आपको अक्सर न्यूमेरिकल्स में मिलता है, मार्कअप वाला, इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर हम सेल करते हैं, मार्कअप के ऊपर। आपको खुद पता है, अगर आप आ जाते हैं, आप कैश के ऊपर बाइक लें, वो 2 लाख रुपए की है, आप जाके इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक लें, वो कितने की पड़ेगी, 3 लाख की। ये लाख रुपए किस चीज़ का ले रहा है, वो मार्कअप ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बिकॉज जो डेफर्ड पेमेंट कर रहा है आपको उसके पैसे चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो मार्कअप होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स कभी भी चार्ज नहीं होता। आप बेशक सामान किस्तों पे बेच रहे हैं, जो आपकी सेल प्राइस है वो वैल्यू सप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये जो है आपकी यही क्या है, वैल्यू सप्लाई है। क्यों, बिकॉज इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता, इस इंटरेस्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। अब पेपर में ये पॉइंट आएगा कि जी आप कैश पे सेल्स करते हैं, एक बंदा आया, उसने आपसे उधार पे सामान ले लिया, आपने 4% के ऊपर उसको बेच दिया, तो 4% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होना। आप इंटरेस्ट रिमूव करेंगे, इंटरेस्ट रिमूव करने के बाद जो वैल्यू होगी वही मेरी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। डन। उसके बाद सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन, अभी हम जाके पढ़ेंगे व्हाट आर एसोसिएटेड पर्सन। अभी आप बस लिख लें, एसोसिएट्स मीन रिश्तेदार, लिख सकते हैं आप। एसोसिएट्स क्या होते हैं, रिश्तेदार, वो लोग जिनका आपस में ताल्लुक हो, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो क्या है, एसोसिएट्स हैं। देखिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, वो आपस में काम कर रहे हैं, एसोसिएट है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बात कहेगा वो मानेंगे, दूसरा पार्टनर अगर 2 को बात कहेगा वो मानेंगे, आपस में क्या है, ये ताल्लुक है इनका, एक बात कहेगा दूसरों को माननी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, आप अपने पार्टनर को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, आप उसको मार्केट में बेचेंगे। एक चीज़ मार्केट में जो है वो 1 लाख रुपए की है और पार्टनर कहता है मुझे दे दो, कितने की दोगे, कम पे देंगे। वो कहते हैं भाई पार्टनर तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। कल को आपकी एक शॉप खुलती है, आप दुकान चला रहे हैं, अच्छा सामान बेच रहे हैं, आपका सगा भाई आता सामान लेने के लिए, सगा भाई है, आप उसको प्रॉपर मार्केट रेट पे बेचेंगे। भाई यही मार्केट है, इसी रेट पे क्या करूँगा, आपको मैं सामान बेच रहा हूँ। लेकिन आपके भाई जान आते हैं, अपना भाई भाई होता है और जो बेगम का भाई है वो क्या होता है, भाई जान होता है। जब आपकी शॉप पे भाईजान आएंगे ना, तो आप अपनी उठेंगे कुर्सी से, आप उनको बैठाएंगे अपनी कुर्सी के ऊपर, अपनी शर्ट उतार के कुर्सी साफ करेंगे पहले उनके लिए,
फिर आप उनको बिठाएंगे, उनको ठंडी स्टिंग पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, और जब वो सामान मांगेंगे अब वो देंगे, और जाते हुए उनकी जेब में पैसे भी रख के देंगे कि भाई तो जा। डिपार्टमेंट वाले कहेंगे भाईजान वो भाईजान आपके थे, हमारे नहीं थे, आप उनको क्यों कम बेच रहे हैं, वो आपके आपस में ट्रांजैक्शन है, हमारा कसूर है। इन अदर वर्ड वो डिपार्टमेंट का दिल होगा कहने के कि भाई वो साला शरीफ आपके हैं, हमारे नहीं है, आप उन्हें सस्ता बेच रहे हैं, हमें क्यों, हमें टैक्स क्यों कम आ रहा है। तो अगर आपके एसोसिएटेड पर्सन में जिनका आपस में ताल्लुक है, जो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उन्हें सेल्स करेंगे तो डेफिनेटली है आप उनको मार्केट प्राइस से कम पे सेल करेंगे। मार्केट प्राइस पे कम पे सेल करेंगे तो वैल्यू भी कम होगी, टैक्स भी कम होगा। इन्होंने कह दिया है कि अगर आप एसोसिएटेड पर्सन को सेल करोगे तो वैल्यू क्या होगी, जो नॉर्मल केस में होती है या मार्केट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू या मार्केट वैल्यू हम वही ट्रीट करेंगे। अब चाहे आप अपने एसोसिएट्स को फ्री में सामान दे दो, सस्ता सामान दे दो, वो आपका आपस का रिलेशन है, हम मार्केट बेस्ड वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स लेकर जाएंगे। अब न्यूमेरिकल में क्या गिवन करेगा कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपका एक पार्टनर है, आपने उस पार्टनर को 1.5 लाख वाली चीज जो है लाख रुपए की दे दी है, मार्केट वैल्यू क्या है 1.5 लाख, आपने कितने की दी है लाख, लेकिन जब डिपार्टमेंट वाले हैं वो टैक्स किसके ऊपर लेंगे, 1.5 लाख के ऊपर लेंगे, वो लाख के ऊपर नहीं लेंगे, बिकॉज उन्होंने कह दिया क्या लेंगे, वैल्यू इन नॉर्मल केस या ओपन मार्केट प्राइस जो हायर होगी उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा रहे होंगे। डन। फिर है ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में आपको आते हैं, न्यूमेरिकल्स की एडजस्टमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग थर्ड स्केड्यूल आइटम, कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट्स के भाई बड़ा सिंपल सी बात है, जो कस्टम वाले आपकी वैल्यू डिटरमिन कर लें वही है। आप अली एक्सप्रेस से कोई चीज मंगवाएं, बेशक वो $2 की है, उन्होंने पकड़ ली, उन्होंने कहा भाई ये 20,000 रुपए की है, वो 20,000 की ही होगी, वही आपके लिए क्या होगी, वैल्यू सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। डन। उसके बाद है कि अगर डिपार्टमेंट को शक हो जाए कि आपने अंडर वैल्यूएशन की है, फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ला इंपोर्ट करते हैं और आप कहते हैं सर ये 40 लाख की है, वो कहेंगे 40 लाख तो यहाँ पे स्विफ्ट नहीं आती, आप कहें मेरी मर्जी मैंने इतने की इंपोर्ट की है, कहेंगे नहीं क्या है कुछ तो गड़बड़ है दिया, आपको बुलाएंगे, एक बैठाएंगे कमेटी जिसे कहते हैं वैल्यूएशन कमेटी, उसमें ट्रेड के सेल टैक्स के डिपार्टमेंट के बंदे बैठते हैं, वो उसकी जो वैल्यू असेस करेंगे ना वही क्या होगी आपकी वैल्यू सप्लाई होगी। ये नॉर्मली होता है जब बड़े बड़े आप प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उनका यहाँ पे एक तो अल्टरनेटिव नहीं होता, उनकी यहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, आप जो मर्जी वैल्यू के ये मानते थोड़ी हैं, फिर क्या करते हैं ये कमेटी बिठाते हैं, कमेटी जो वैल्यू डिटरमिन कर देगी वही क्या होगी आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर होगी। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, जो हमने कल बात की थी सप्लाई के डेफिनेशन में, टॉल मैन्युफैक्चर, कि वो बंदा जो आपसे दुपट्टा रखने के पैसे ले रहा है, जो दुपट्टा डाई करने के पैसे ले रहा था, दैट इज द वैल्यू सप्लाई। जो उसने मेरे से बुक छापने के पैसे लिए हैं, दैट इज द वैल्यू सप्लाई। वो जो अपने काम करने के पैसे लेगा उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं। डन। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो रीड ओनली है, अगले तीनों रीड ओनली है। ये आपने याद मतलब इनको क्रैम नहीं करना, इससे जो ऊपर वाले हमने डिस्कस किए हैं वो न्यूमेरिकल्स में आते हैं, ये वाले सिर्फ रीड ओनली है। कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है या वापडा, अगर ये बिजली बेच रहे हैं तो क्या सप्लाई होगी, हमने कल पढ़ा था गुड्स के डेफिनेशन में कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो गुड्स। गुड्स है, गुड्स सप्लाई हो रही हैं, टैक्स चार्ज होगा किस वैल्यू के ऊपर, तो जो वापडा की एनर्जी परचेज प्राइस होती है वापडा उसी के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। इसमें ये कैपेसिटी परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्रीमियम वगैरह शामिल नहीं होते। फिर है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, लेस्को, SNGPL, कैपको, मैपको, केई, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमें बिजली देते हैं, ये हमसे क्या लेते हैं, सेल टैक्स लेते हैं। आप जाएं अपना बिजली का बिल देखें, गैस का बिल देखें, वो जिस कीमत के ऊपर आपसे सेल टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं वो क्या होती है आपकी वैल्यू सप्लाई। उसमें टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंट,
कमीशन, तमाम प्रोविंशियल फेडरल ड्यूटीज़, सब कुछ जो है वो शामिल होता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स वो चार्ज कर रहे होते हैं। हाँ, सब्सिडीज़ हों वो उसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि सब्सिडी लेस करेंगे, बिल की अमाउंट लेस होगी, टैक्स कम होगा कि नहीं, सब्सिडी निकाल दो, सब्सिडी बीच में लेस नहीं करवाते, लेट पेमेंट, डिफॉल्ट चार्ज वगैरह पर टैक्स नहीं लगा रहे होते। तो कभी टाइम मिले, वेले ही होते हैं, या आपको से पीएम लगे हैं पाकिस्तान के, तो घर जाएं, बिजली का बिल पकड़ें, देखें वो किस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया गया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑन विच सेल्स टैक्स हैज ऑलरेडी बी पेड एट टाइम ऑफ इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। आप एक मेहरान लेते हैं और आप उसमें अल्ट्रेशन करते हैं, उसके दरवाजे ऊपर खोल देते हैं, आप कहते हैं मिनी फरारी, उसमें आप इंजन लगाते हैं या रॉकेट का, फिर कहते हैं कार्स फ्लाई, आप फास्ट एंड फ्यूरियस 296 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरान ली 4 लाख की, दरवाजे आपने ऊपर खोल दिए, इंजन उसका आपने डाल दिया V8 का, अब वो पागल हो गई है, 4 लाख की लेके मॉडिफिकेशन करके आप बेचते 20 लाख रुपए की, कितना प्रॉफिट हुआ? 16 लाख का। दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये बेसिकली किन के लिए है? ये जो है ना, ये जो गाड़ियाँ जापानी इंपोर्ट करते हैं, जापानीज गाड़ियाँ, ये डैमेज होती हैं, एक्सीडेंटल होती हैं, इंपोर्ट करते हैं, सस्ती होती हैं, रिपेयर करवाते हैं, फिर बेच देते हैं। जैसे मीरा जो है वो कोई 15 लाख रुपए की इंपोर्ट हो जाती है, एज ऑफ टुडे भी मैक्सिमम 20 लाख की इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ आते हैं, उसका बम्पर पेड कराएंगे, थोड़ी बहुत उसको साफ़ करवाएंगे, वो 2-3 लाख लगाने के बाद 40 लाख की बेच रहे हैं। इतना प्रॉफिट है एक मीरा के ऊपर। तो वो जो डिफरेंशियल प्राइस है, दैट इज़ अ वैल्यू सप्लाई, उस पर क्या करेंगे? टैक्स ले रहे होंगे। डन। और आखिरी है रिटेल टैक्स। वो क्या होता है कि वो तमाम आइटम्स जिनके ऊपर लेबल प्रिंट होता है, वो जो वैल्यू है वही क्या होती है? आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो ये सिनेरियोज हैं जिसमें से हमें क्या कर रहा होता है? वो पूछ रहा होता है। अब इसको क्रैम नहीं करना, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। स्प्रिंग 2022 का सवाल है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, state the value of supply chargeable to tax for the month of February 2022, also state the reason for your treatment, कि आपने इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है और रीज़न भी बतानी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहता है फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022। टैक्सेबल गुड्स हैं, 8 लाख की बेची हैं अपने डीलर को। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद है। डिस्काउंट कितने? 20%। 20% डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको कितने पैसे मिले हैं? 8 लाख रुपया। कहता है ट्रेड डिस्काउंट वॉज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट नॉर्म, ये मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक ही है। बट द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोड ऑन टैक्स इनवाइसेस। हमने अभी पढ़ा है डिस्काउंट पे सेल्स करनी है, 2 कंडीशन, मार्केट नॉर्म्स, इनवाइस। मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक है, इनवाइस के ऊपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 8 लाख इसकी सेल्स नहीं है, तो इसकी सप्लाई क्या होगी? हम इसे ग्रॉस अप करेंगे। ये 8 लाख जो है 20% डिस्काउंट के बाद है, तो ये शो कर रही है 80% को। आप इसको 0.8 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मिलियन। दिस इज योर वैल्यू सप्लाई। इसके ऊपर क्या किया जाएगा? टैक्स जो है पे किया जाएगा। डन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, सप्लाई की डेफिनेशन यहां पे सारी लग रही है। टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग। आपने 15 लाख की गुड्स इंटरनल टेस्टिंग में इस्तेमाल की हैं एंड इवेल्युएशन पर्पस के लिए। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड। इस 15 लाख में से 40% गुड्स जो हैं आप खरीद के लेके आए थे, एंड 60% ऑफ दीज गुड्स आर ओन मैन्युफैक्चर्ड। जो खुद की गुड्स बनाई हुई थी वो आपने इस्तेमाल की हैं। हमने जब कल बड़ी सी डेफिनेशन सप्लाई की, तो अगर आप ओपन करें सप्लाई की डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 1 दैट वाज फॉर मैन्युफैक्चरर, जिसमें लिखा था पुटिंग इनटू प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज या नॉन बिजनेस यूज, वो क्या थी? सप्लाई थी।
तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि 15 लाख की गुड्स ली हैं, इसमें 60% आपने खुद बनाई थी और वही इस्तेमाल कर ली है, सप्लाई है ये। इसका मतलब क्या हुआ, हम लेंगे 15 लाख का 60%, कितना आता है 9 लाख, तो आपकी सप्लाई क्या होगी 9 लाख। इसके ऊपर आप 18% से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे कर रहे होंगे। फिर एडवांस वाज रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर, जब एडवांस मिलेगा वो भी आपको जितना एडवांस मिला है वो आपकी सप्लाई का पार्ट बनेगा, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको आगे जाके। फिर कहता है 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 5000। ये रिटेल आइटम्स हैं, आपने कितने की बेची, 5000 की। हालांकि रिटेल प्राइस कितनी है, 6000 की। अभी बताया आपको कि रिटेल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। क्या है प्राइस रिटेल की, 6000, हम क्या लेंगे 6000 ही लेंगे, 5000 कंसिडर ये नहीं होगी। उसके बाद है न्यू पार्ट्स ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। देखिए अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट होती है, वो सप्लाई होती नहीं है। आपने एसी लिया, 5 साल की वारंटी थी, 1 साल के बाद जल गया कंप्रेसर, कंपनी को कॉल की, कंपनी वाले आए, उन्होंने आके आपका कंप्रेसर चेंज कर दिया, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे और ये सप्लाई होती भी नहीं है। तो अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं होती। डन। आखिरी है, कहता है टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 4 लाख वर सोल्ड एट अ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10। मतलब आप 10 दिनों में पेमेंट कर दो, हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 days एंड अवेल द डिस्काउंट। ये है कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। अभी हमने पढ़ा इसका ट्रीटमेंट नहीं, क्यों, क्या ये इनवॉइस पे मेंशन है, नहीं। क्या ये बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक है, नहीं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हमारी सप्लाई क्या कंसीडर होगी, 4 लाख ही कंसीडर हो रही होगी। ये 8 नंबर का सवाल है और आप देखें ये वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो ट्रीट हुआ है। ये स्लाइड नंबर 42 थी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 2022, क्वेश्चन नंबर 6। कितने % बच्चों के पासिंग मार्क्स है, ये सवाल था 8 नंबर का, एक ही आया हुआ था। कितने % है, और ये हमने सवाल अभी कर लिया। आप देख लें क्या इतना मुश्किल सवाल था जिसमें इतना बुरी पासिंग रेशो बच्चों की आई है। डैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। क्यों भाई, क्लियर है, सप्लाई समझ आ गई। इसमें से आपको इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जो हमने पढ़ी है उसमें से हमें इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकल्स में तो आना ही आनी है। न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्काउंट, न्यूमेरिकल्स में आपको इंटरेस्ट, न्यूमेरिकल्स में आपको एसोसिएट्स की सेल्स, ये पेपर में उसने देनी ही देनी है। डन हो गया। एक और सवाल देखते हैं सप्लाई में से, स्प्रिंग 2011 का। कहता है जी स्मद कॉर्पोरेशन सप्लाइज specialized material to various industrial concerns. The company has entered into following transactions during the month of February 2011. Supply of material costing rupees 3 million to ABL Limited. उन्होंने 3 मिलियन का मटेरियल किसको बेचा है, ABL Limited को. It has been agreed that ABL would settle the transaction by paying rupees 1.5 in cash. ABL 15 लाख कैश में देगा और बाकी वो हमें अपना इंपोर्ट कोटा इस्तेमाल करने के लिए देगा। हालांकि जो हमने सामान बेचा है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, 3.5 मिलियन। तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, अभी हमने पढ़ा है कंसिडरेशन रिसीव पार्टली इन काइंड। जो ओपन मार्केट प्राइस है वही हमारी क्या है, वैल्यू सप्लाई है। तो क्या प्राइस है 3.5, वैल्यू क्या होगी 3.5 मिलियन होगी। डन। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएम लिमिटेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 6.8 मिलियन। हमने डीएम लिमिटेड को 6.8 मिलियन का सामान बेच दिया ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशनशिप। समझ रहे हो, डीएमएल हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। समझ रहे हो, क्या डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया है। तुम्हारे जहन बहुत खराब है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जहन्नम में जाओगे, तुम्हारे बैरियर डाउन बनेंगे जहन्नम में। कि आपका कोई एसोसिएट्स का रिलेशन था, बिजनेस पार्टनर होगा, और आपने कितना डिस्काउंट दे दिया 15%। हालांकि आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है 8%। कितना डिस्काउंट ज़्यादा दिया है, तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे
ये 6.8 मिलियन जो है ये 15% डिस्काउंट के बाद है। आप इसको 6.8 मिलियन जो है 15% डिस्काउंट के बाद है, आप इसको 0.85 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास ग्रॉस सेल्स आ जाएंगे। कितनी बनती है? कितनी? 8 मिलियन जो है ये है आपकी डिस्काउंट के बगैर सेल्स। आपका नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? 8% है, तो आप इस 8 का 92% ले लें, आपकी आफ्टर डिस्काउंट सप्लाई कितनी बनेगी वैल्यू? 7.3। ये है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। डन। फिर सप्लाई ऑफ 20 टन ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू BML एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹138 पर टन। हालांकि रिटेल प्राइस कितनी है? 1.5 लाख। हमें पता है रिटेल आइटम्स कभी भी रिटेल से कम नहीं बिक सकती, सप्लाई क्या होगी? 1.5 लाख कंसिडर होगी। गॉट इट? तो ये वैल्यू सप्लाई में से इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं। मुश्किल है तो फिर ये 15% मार्क्स क्यों आए हैं ये सोचना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक टेबल के अब आए ज़रा टाइम ऑफ सप्लाई पे। हमें ये लग गया पता कि वैल्यू क्या होगी, हमें लग गया पता कि हमारी वैल्यू क्या होगी, किस कीमत के ऊपर टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ये क्लियर है? वैल्यू सप्लाई क्या होगी, किस तरह से डिटरमिन होगी, ये क्लियर है कि भाई ये वैल्यू है। इस तरह के सिनेरियोज में इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस वैल्यू के ऊपर इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगला कंसेप्ट है, ये भी न्यूमेरिकल्स की बैकबोन है और इसमें से भी आपके सिनेरियोज आते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई और सप्लाई। जिसको ये समझ आ गई है ना अच्छी तरह से, उसके न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कभी नहीं कट सकते। न्यूमेरिकल्स में घुमाता ही वो यहाँ पे। अब है टाइम ऑफ सप्लाई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कि किस वक्त सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे क्या होता है, आप आज एडवांस पे करते हैं, आपको हफ्ते बाद गुड्स मिलती हैं, आप साल किस्तें पे करते हैं, 1 साल के बाद वो गुड्स आपकी हो जाती हैं। किस डेट पे सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? आप एडवांस पे करते हैं, गुड्स आज मिलती हैं, रिमेनिंग पेमेंट आप अगले महीने करते हैं, किस डेट पे करेंगे? तो सवाल ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। सवाल क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी ना, उसी डेट के ऊपर, उसी महीने में अपनी सेल्स, उसी महीने में अपनी परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी महीने में अपनी सेल्स, उसी महीने में हमारी परचेजेस जो हैं वो शो होंगी। डन। हम देखते हैं इसकी सिचुएशंस। ये 3 सिचुएशंस हैं जिसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। रूल क्या है? गुड्स डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल और पेमेंट। आप ज़रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। गुड्स डिलीवर, बुक्स पे पढ़े, गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और पेमेंट इज रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। जो इनमें से सबसे पहले डेट होगी उस पर क्या की जाएगी? सप्लाई रिकॉर्ड की जाएगी। कब? जो पहले। पेमेंट, गुड्स डिलीवर और अवेलेबल, जो इन तीनों में से पहले इवेंट होगा आप उस पर क्या करेंगे? सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एडवांस पे करके आते हैं 1 दिसंबर 2024, वो गुड्स अवेलेबल करते हैं 15 जनवरी 2025। आप जाके गुड्स की डिलीवरी लेते हैं 1 फरवरी 2025। क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगी? उसने क्या बताया? गुड्स डिलीवर, अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
सबसे पहले इवेंट कौन सा होगा? वो इस डेट के ऊपर क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सप्लाई को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो इन तीनों में से सबसे पहले इवेंट होगा। पेपर में हमें यही गिवन करेगा और इस दफ़ा वो लास्ट में गिवन करेगा, बिकॉज पास्ट रूल चेंज था, नाउ द रूल इज़ चेंज। तो इस दफ़ा न्यूमेरिकल में टाइम ऑफ सप्लाई 120% पेपर में आपको आ रहा है। यहाँ आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। तो क्या है? गुड्स डिलीवर्ड, अवेलेबल और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। आपने जो वर्ड याद रखना है वो क्या है? विच एवर इज अर्लियर। आपने अगस्त के महीने में पैसे पकड़े और नवंबर में सेल्स की हैं, किस महीने रिकॉर्ड करेंगे? अगस्त में। कब? अगस्त में, जो पहले इवेंट हो गया उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर है सेकंड, हायर परचेज एग्रीमेंट। अभी हम किस्तों वाली बात कर रहे थे, क्या होगा इसमें? आप किस्तों में क्या करते हैं? आज एडवांस पे करते हैं, कल गुड्स मिलती हैं, किस्तें पे करते हैं, साल के बाद चीज़ आपकी होती है। तो भाई किस टाइम पर रिकॉर्ड करें? डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन आपका हायर परचेज का एग्रीमेंट हो जाएगा उस डेट पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है? एडवांस भी रेलिवेंट, इररेलेवेंट, इंस्टॉलमेंट भी इररेलेवेंट, गुड्स का आपके नाम होना भी क्या हो गया? इररेलेवेंट। जिस दिन आप एग्रीमेंट करेंगे उस दिन ही क्या होगी? आपकी सप्लाई रिकॉर्ड होगी। और तीसरा है सर्विसेज। भाई जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उस वक्त ही क्या होती है? रिकॉर्ड की। आप रेस्टोरेंट में आज गए हैं, आज खाना खाएंगे, आपको आज मिली सर्विसेज, आज ही रिकॉर्ड की जाएंगी। आप नक्शा आज बनवाते हैं, वो नक्शा आज बना कर देते हैं, आज सर्विस दी गई है, आज ही रिकॉर्ड होगी। अब अगर गाड़ी का काम आज करवाते हैं, सर्विस उन्होंने आज दी है, आज ही क्या होगा? टाइम सप्लाई। तो जब सर्विस प्रोवाइड की जाए उस दिन हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। हायर परचेज पे डेट ऑफ एग्रीमेंट। नॉर्मल रूल, गुड्स अवेलेबल, डिलीवर और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये क्या है? टाइम सप्लाई। तो क्या है नॉर्मल रूल? डिलीवर, अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। हायर परचेज में डेट ऑफ एग्रीमेंट, सर्विसेज में सर्विसेज जिस डेट पे प्रोवाइड की जा रही होंगी। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? उसके बाद है कि आपको समटाइम्स पार्टली पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 गुड्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, और आपने 60,000 की पेमेंट की जून के महीने में और 40,000 की पेमेंट आपने की है जुलाई के महीने में। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे 3 सिनेरियोस डिस्कस कर रहा हूँ। ये है पार्टली पेमेंट का कंसेप्ट कि आप ऑर्डर दे के आए हैं, कुछ गुड्स आपको अभी मिल जाएंगी, कुछ गुड्स आपको अरसे बाद मिलेंगी। जब आपकी गुड्स 10,000 पूरी हो जाएंगी फिर ही क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ऑर्डर दिया 1000 गुड्स का, आपको 60,000 रुपये गुड्स कब मिली हैं? जून में, बाकी कब मिलेंगी? जुलाई में। देखें सिनेरियो नंबर 1 है, गुड्स हैं आपकी टैक्सेबल। क्या है? टैक्सेबल। वो जून में भी टैक्सेबल थी, वो जुलाई में भी क्या थी? टैक्सेबल थी। तो जब जून में गुड्स मिली, रूल क्या था? गुड्स डिलीवर, अवेलेबल और पेमेंट, जो अर्ली होगा। आपको जितनी गुड्स जून में मिली आप जून में सप्लाई रिकॉर्ड कर लोगे, और वो जुलाई में भी टैक्सेबल है तो क्या करोगे? आपको जितनी गुड्स यहाँ मिली हैं आप जुलाई में भी रिकॉर्ड कर लोगे। मतलब जून के महीने में रिकॉर्ड करोगे 60,000 की सप्लाई और जुलाई में कितनी करोगे? 40,000 की। डन। सिनेरियो नंबर 2, जून के महीने में गुड्स जो है टैक्सेबल थी लेकिन जुलाई में क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। जून में क्या थी? गुड्स टैक्सेबल, जुलाई में क्या हो गई? आपने ऑर्डर दिया था 1000 गुड्स का, कीमत थी 1 लाख, आपको मिली 60,000 की जून में, जब जुलाई में मिली तो क्या हो गई है? एग्जेम्प्ट। अब देखा जाए तो जो 60,000 यहाँ लिखोगे टैक्स उस पर जाना चाहिए, बट वो कहते हैं नहीं। अगर आपको पार्टली पेमेंट्स हैं, पार्टली सप्लाई हैं,
जिस महीने में टैक्सेबल है आप सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उसी महीने में रिकॉर्ड करोगे। तो आप अपना रिवाइज करके सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे, जून के महीने में। जिस महीने में एग्जाम्प्ट थी उस महीने में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। थर्ड सिनेरियो, जून के महीने में गुड्स क्या थी, एग्जाम्प्ट थी, जुलाई में क्या हो गई, टैक्सेबल। जिस महीने टैक्सेबल है क्योंकि पार्टली सप्लाई थी, आप सारे खरे कब रिकॉर्ड करोगे, जुलाई में ही रिकॉर्ड कर रहे होगे। इस डेट क्लियर। अगर वो टैक्सेबल है फिर तो मसला ही नहीं है, जितनी गुड्स मिल गई हैं शो कर दो। लेकिन अगर इस महीने एग्जाम्प्ट है, अगले मंथ टैक्सेबल हो गई हैं, तो सारी सेल्स अगले मंथ रिकॉर्ड होगी। अगर इस महीने टैक्सेबल है, अगले महीने एग्जाम्प्ट हो गई है, तो सारी इसी महीने रिकॉर्ड होगी। ये 3 पॉइंट है। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड, पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ पैसे अभी मिल गए हैं, कुछ पैसे बाद में, कुछ गुड्स अभी मिल गई हैं, कुछ गुड्स बाद में। कहता है इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड, जब पैसे मिलेंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे। देखें, जब टैक्सेबल थी, जितने जून में मिले रिकॉर्ड कर लिए, जितने जुलाई में मिले हमने क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर दिए। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई, अगर वो एग्जाम सप्लाई है, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच एग्जाम्पशन इज विदड्रॉन, कि अगर वो एग्जाम्प्ट हो गई है तो जिस महीने में टैक्सेबल है सारी की सारी आपने यहां पर रिकॉर्ड करनी है। अगर यहां पे एग्जाम्प्ट थी तो यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर यहां एग्जाम्प्ट है तो हम फिर यहां पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये हमारा पार्टली सप्लाइड का कंसेप्ट आता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं जो पेपर में आया हुआ है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आइडेंटिफाई, क्या वर्ड है, आइडेंटिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई, बताना है, शनाख्त करना है। जब हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था ओरिएंटेशन, वहाँ पे हमने डिस्कस आउट भी किया था रीज़न ऑफ फेलियर में, एग्जामिनर कमेंट्स में, उसमें बताया था कि बच्चे सब सवाल पढ़ते हैं जो वर्ब्स इस्तेमाल करता हूँ मैं, कैलकुलेट, स्टेट, कंप्यूट, आइडेंटिफाई, वो उसको फोकस ही नहीं करते। हमने आइडेंटिफाई करना है कि मंथ कौन सा है, एंड डिस्कस द टाइम, और बताना है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शंस हैं, हमने महीना बताना है और क्यों। डन। कहता है फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस ऑन इन नवंबर 2022 एन एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज वाज साइंड। नवंबर 2022 में आपने एक एग्रीमेंट किया मशीन को खरीदने के लिए हायर परचेज के ऊपर, किस्तों के ऊपर। इन दिसंबर 2022 द मशीन वॉज एक्वायर्ड अंडर दिस एग्रीमेंट। दिसंबर 2022 में आपको मशीन जो है मिल गई अगेंस्ट 25% डाउन पेमेंट, जब आप 25% एडवांस पे करके आए थे ऑफ ₹30 मिलियन, 3 करोड़ का। The remaining balance is to be paid in 20 equal monthly installment of 4.5 million each. कब हम सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? अब आप जरा जाएं पीछे, कौन सा केस है, सप्लाई थ्रू परचेज, हायर परचेज। क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट है, तो क्या होगा टाइम सप्लाई हमारे लिए, नवंबर। क्या होगी, नवंबर। फिर इन दिसंबर 2022 एंड एडवांस ऑफ ₹12 मिलियन वॉज रिसीव अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च 2023। पैसे कब मिले हैं, गुड्स कब आनी है, रूल क्या था, गुड्स डिलीवर, अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सबसे पहले क्या इवेंट हुआ है, तो कब रिकॉर्ड की जाएगी, दिसंबर में रिकॉर्ड की जाएगी। डन। अगला, A machine of ₹38 million was purchased in July 2022, but it was put to use in November 2022. कब खरीदी है, इस्तेमाल कब कर रहे हो, ये तुम्हारी मसला है, हमारा मसला है। हमारे लिए अवेलेबल कब है, कब रिकॉर्ड की जाएगी, जुलाई में। फिर गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर, but due to limited storage capacity at buyer premises the goods were delivered in January 2023। रूल है मेड अवेलेबल, डिलीवर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
हमने सितंबर 22 में गुड्स अवेलेबल कर दी, उसके पास जगह नहीं थी, उसने सामान उठाया जनवरी 2023 में, हम कब रिकॉर्ड करेंगे? सितंबर 2022 में ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये सवाल स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट का था, ये हमने सवाल डिस्कस किया है, ये स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट का 44% बच्चों के पासिंग मार्क्स थे इस दफ़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आसान सवाल था ये वाला। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखें तो अब हमारा, आप कह सकते हैं एज ऑफ नाउ हमारा सेल्स टैक्स तकरीबन टू बी वेरी एग्जैक्ट 40% हो गया। अब फ्यू मोर डेफिनेशंस, सेल टैक्स खत्म। हमने मेन कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया, दैट इज अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई, मेन कंसेप्ट डिस्कस हमारे हो गए हैं। अब चंद एक लेक्चर्स हैं कि एग्जाम सप्लाई की डिटेल्स देखेंगे, टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल देखेंगे, उसके बाद अपॉर्शनमेंट, सेल्स टैक्स हमारा ख़त्म। हार्डली 5 लेक्चर्स में भी मैक्सिमम सेल्स टैक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे थे, उसको सही कर लो, सही कर लो। आप बुक पे आएंगे, बुक पे मेरे ख्याल से इस टेबल के नीचे एक लाइन लिखी है, देयर इज़ नो एडवांस टैक्सेबल, उस लाइन को काट लें। बुक में टेबल के नीचे एक लाइन लिखी हुई है एडवांस की बारे में, वो काट दें, ब्रैकेट में वो काट दें। और इस सवाल के जवाब में इसने मार्च लिखा होगा, वो मार्च को भी काट के दिसंबर कर लें। साथ ही अगर सवाल है बुक में, मार्च को काट के सोल्यूशन में दिसंबर कर लें, ठीक है। तो अब जब हम कल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तो हमें लग गया पता कि परचेजेस करेंगे गुड्स की तो वैल्यू क्या होगी, लग गया पता, रेट क्या होगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में समझ लग गई क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है मुझे समझ लग गई क्या होती है। इस पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को आगे लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद अब जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास गुड्स जो हैं वो 2 तरह की हैं। यहाँ तो हमारी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं, यहाँ तो हमारी गुड्स जो हैं वो क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। तो हमने अब अंडरस्टैंड यही करना है कि हमारा जो सेल्स टैक्स है ना, उसको हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड कर देना है। ये हमारा सेल्स टैक्स है, उसे हमने कहाँ ले जाना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 2 ब्लॉक्स में लेके जाएंगे और अब हम उनको तफसील में डिस्कस करेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। देखें, अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सेल्स टैक्स जो है ना हमारा, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 दुनिया में। एक वो दुनिया है जिसमें सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट है, और एक वो दुनिया है जिसमें सेल्स टैक्स क्या है, टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट का मतलब है उस चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं, उस चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़ी ईद पे जाएं, बकरा ख़रीदें, वो के भाई जी दोंदा बकरा 2 लाख रुपए का, 2 लाख आप पे करें, के साथ 36,000 रुपये GST पे होता है, कभी बकरे पे टैक्स नहीं लगता। आप कुत्ता ख़रीदने जाएं, आप हस्की लें, 4 लाख का हस्की बेचेंगे, आपसे कोई टैक्स जो है नहीं लेंगे। आप जाके ये धनिया वगैरह लेते हैं सब्जियों के साथ, कोई टैक्स नहीं लेते। आप चिकन लेते हैं, कोई टैक्स नहीं लेते। क्या हुआ है, आप जाके ये अभी पठान है ना बाहर बैठा हुआ जो गलीज फ्राइज़ खिला रहा होता है, आप उससे फ्राइज़ लेंगे, वो कोई आपसे GST चार्ज नहीं कर रहा होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स है।
तो हमने अब यही देखना है कि हमारे पास एग्जेम्प्ट वाली गुड्स कौन सी हैं और हमारे पास टैक्सेबल वाली गुड्स कौन सी हैं, हम उनको देखेंगे। और जहाँ पे टैक्सेबल वाली गुड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे टैक्सेबल में प्रॉपर हम समझेंगे कि टैक्सेबल में हमारे पास कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड्स, कि उनके ऊपर टैक्स जो है वो लगता है 18% रेट के ऊपर। हम जो ख़रीद रहे हैं, हम जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, पानी पी रहे हो आप, ये लेज़ खाते हो, चाय वगैरह ले रहे हो, जाके इस पत्ती ले रहे हो, चाय की दूध ले रहे हो, इनके ऊपर 18% टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। फिर हम टैक्सेबल में डिस्कस करेंगे एक ऐसी गुड्स जिसको हम कहते हैं ज़ीरो रेटेड गुड्स। इसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है 0% के ऊपर। टैक्स लगता है लेकिन किस रेट के ऊपर? 0 के ऊपर। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0% इज़ इक्वल टू 0 रुपीज़। आप टैक्स पे करके आए हैं कितने रुपए? 0 रुपीज़ पे करके आए हैं। हम इसमें देखें कुछ ऐसी होती हैं गुड्स जिसके ऊपर हमारा रिड्यूस टैक्स लगता है, रिड्यूस रेट्स होते हैं 18% से कम। जैसे आप 7 अप पीते हैं, इसके ऊपर टैक्स का रेट 18% है, लेकिन आप फ्लेवर्ड मिल्क लेते हैं उसके ऊपर 10% है। मिल्क प्रोडक्ट्स, ये ब्लू बैंड वगैरह, ये मक्खन वगैरह हो गए, चीज़ वगैरह हो गई, इनके ऊपर 18% टैक्स नहीं होता, कम होता है। हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम फ़िक्स टैक्स पे करते हैं, जो 9 स्केड्यूल में आ रही होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, सिम्स की एक्टिवेशंस, इनके ऊपर फ़िक्स टैक्स होते हैं। ईंटों के भट्टे के ऊपर फ़िक्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है पर मंथ उसके प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें फॉल कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिस्कस होगा बेसिकली एक और, दैट इज़ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटेल आइटम्स कहते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो एफएम सीरीज़ में आती हैं, जो आप ख़रीद रहे हैं, जिनके ऊपर कीमत प्रिंटेड है, जिनके ऊपर लेबल लगा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिटेल आइटम्स। आप आज से देखिएगा, आप जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं कंजम्पशन के लिए, जूस, लेस, चॉकलेट, सिगरेट्स, 7 अप, ये कॉस्मेटिक की मशीन, क्रीमें वगैरह आपकी हो गई, फाजा ब्यूटी क्रीम, ये सारी क्या हैं? आपकी रिटेल आइटम्स हैं। इनके ऊपर कीमतें प्रिंटेड होती हैं। तो हमने ये डिस्कस करना है। अब हमारे सिलेबस में नॉर्मल गुड्स, ज़ीरो रेटेड गुड्स और ये 3 जो हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनकी हमने क्या करनी है? कैलकुलेशन जो है वो सीखनी है। क्या करनी है? इनकी हमने कैलकुलेशन सीखनी है और हमने देखना है एग्जाम गुड्स को। अच्छा, जब हम सेल्स टैक्स स्टार्ट किया था, एक सवाल था जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज सेल्स टैक्स लायबिलिटी? क्या होती थी? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाना। आउटपुट टैक्स क्या होता है हमारा? आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो सेल्स सप्लाई ऑफ गुड्स पे, अब आप प्रॉपर टर्म बोले ना कि जो रिसीव होता है ये क्या है, अब आपको सप्लाई ऑफ गुड्स समझा दी है। जो सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, जो आपको रिसीव होगा, जो वसूल होगा, वो आपको क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। और हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास जो आउटपुट टैक्स होगा, इसमें से हमने क्या लेस करवाना है? इनपुट टैक्स करवाना है। इनपुट टैक्स क्या होते हैं? जो हम गुड्स लेके आए हैं, जो हमने पे किया, वो मेरा क्या था? इनपुट टैक्स था। आउटपुट में से इनपुट टैक्स हम लेस करवाएंगे और ये मेरी क्या है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी है। ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसकी तरफ मूव करेंगे और ये चीज़, ये आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो हम लेस करवाते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं? सेल्स इनपुट टैक्स क्लेम करना। इसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्लेम करना। अब हमने ये सीखना है। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 3 चीज़ों को। इनपुट टैक्स वेस्ट करना क्या होता है, इनपुट टैक्स क्लेम करना क्या होता है, इनपुट टैक्स रिफंड करना क्या होता है। कौन से 3 टर्म सीखनी हमने अब? क्लेम, वेस्ट, रिफंड। रिमेंबर, एग्जेम्प्ट गुड्स में इनपुट टैक्स वेस्ट होता है। जो हमारी ज़ीरो रेटेड गुड्स हैं, इसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स जो है वो रिफ़ंड होता है। रिफ़ंड का मतलब होता है कैश की फॉर्म में गवर्नमेंट आपको पैसे वापस कर रही है।
आपके अकाउंट में पैसे वापस भेज रही है, इसे कहते हैं रिफ़ंड। और नॉर्मल के केस में क्या होता है, हमारा इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम होता है। अगर हमें ये सारा टैक्स पढ़ के सारा कुछ करके हमें क्लेम करना आ जाए, हमें वेस्ट निकालना आ जाए, हमें रिफ़ंड कैलकुलेट करना आ जाए, हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाता है। ज़रा वापस जाएं और वो जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा ओपन करें। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने क्या करनी है, निकालना सीखनी है। हमें पे करना आ जाए, हमें रिफ़ंड लेना आ जाए, हमें वेस्ट कैलकुलेट करना आ जाए, तो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारी जो अगली बहस शुरू होगी वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर शुरू होगी कि इनपुट टैक्स क्लेम कैसे करना है, इनपुट टैक्स वेस्ट कैसे करना है, इनपुट टैक्स रिफ़ंड कैसे मिलेगा। इस चीज़ को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो एज ऑफ नाउ हमारी डेफिनेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई हो गया। अब चंद एक डेफिनेशंस हैं जो हमारी बड़ी माइन्यूट सी हैं और उसमें से मोस्टली रीड ओनली हैं, पेपर में वो नहीं पूछता। जैसे मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं, टैक्स फ्रॉड किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं, इनवॉइस किसे कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो माइन्यूट डेफिनेशंस हैं, उसमें से पूछे जाने के चांसेस कम हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें से पास्ट पेपर भरे हुए हैं आपके, जिसमें से सिनेरियोज भरे हुए हैं, जो आपके न्यूमेरिकल की बेस हैं, वो हमने कर ली है। हमने डिस्कस कर लिया टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है, हमने डिस्कस कर लिया कि गुड्स किसे कहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया सप्लाई किसे कहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया वैल्यू सप्लाई क्या होती है, हमने डिस्कस कर लिया टाइम सप्लाई क्या होती है। ये वो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें आ जाती हैं, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आपके सेल्स टैक्स में से 29 में से 20-22 नंबर आराम से आ जाएंगे विदाउट एनी स्ट्रगल। लेकिन फिर वही बात कि हम न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट साथ साथ बना रहे हैं। और आपने एक चीज़ गौर की है कि आज मैं जितनी चीज़ें करवा रहा हूँ, जिन जिन के पास पेपर साथ हैं, वो हम साथ साथ कर रहे हैं, हम साथ साथ थ्योरेटिकल पास पेपर कर रहे हैं। कल भी यही होगा। हम जब जो एरिया पढ़ते जाएंगे उसके जो जो पास पेपर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे वो ख़त्म करते जाएंगे। तो जब मेरा अगले 5 से 6 लेक्चर्स में सेल्स टैक्स वाइंड अप होगा, तो वो सेल्स टैक्स प्लस ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ वाइंड अप हो रहा होगा। आप ये नहीं आप होगा कि जी हम पहले सेल्स टैक्स एंड करेंगे फिर हम पास्ट पेपर्स करेंगे थ्योरेटिकल। नहीं, मैं आपको साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा, अभी आपने कंसेप्ट गेन किया, अभी साथ ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके आके अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ना कि मैं एक हफ़्ता वेट करने के बाद फिर सवाल कराऊँ और आप आधी बातें भूल के बैठे हों। तो आपने भी यही काम करना है कि आपने भी साथ साथ ही पास्ट पेपर करने हैं। जो जो करवाऊंगा साथ साथ करते, ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है वो करते जाएं। हार्डली 3 से 4 लेक्चर के बाद हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। सेल्स टैक्स हमारा यू कैंसिडर 40% मैंने करवा दिया आपको। आज सेल्स टैक्स का हमारा 3rd लेक्चर था। हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि एज ऑफ नाउ आप इसकी बेसिस पे जाके 10 नंबर जो है सेल्स टैक्स से सिक्योर कर सकते हैं। तो अब जो कल का लेक्चर है वो हमारा सुपर इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं, हमारी जो जीरो डेट सप्लाईज हैं वो क्या होती हैं, रिफ़ंड किसे कहते हैं, वेस्ट किसे कहते हैं, क्लेम किसे कहते हैं, वो सारा हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जिस बंदे को सेल्स टैक्स का समझ आ गए वो अपने नोटबुक पे लिख ले कि उसके सेल्स टैक्स में से 80% आ जाएंगे। 80% मार्क्स सेल्स टैक्स में से सिक्योर करना बड़ा आसान है। बस साथ साथ चलने, जो सवाल करवा रहा हूँ वो करने हैं। आज आप सबके पास बुक्स हैं, जो जो हमने हाईलाइट की है आपको पता है। आपका सिर्फ एक ही होमवर्क है, इनको अच्छी तरह पढ़ के आना है। रट्टे वाला आज कोई भी सीन नहीं था, क्रैमिंग किसी में भी नहीं थी। अगर आप वाकई अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो सवाल हमने आज क्लास में किए हैं इनको सॉल्व करके लेके आओ, ज़बानी सॉल्व करके लेके आओ। समझ तो आपको आ गई है कि जी इसकी टाइम ऑफ सप्लाई नवंबर है, इसकी दिसंबर है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप लिखते कैसे हो, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हो, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
तो लिखोगे जितना उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ज़बानी सबको याद हो गया होगा जी, डेट ऑफ गुड्स डिलीवर, अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ एग्रीमेंट, सबको याद हो गया होगा। लिखना कैसे है, नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपका होमवर्क यही है कि इसको रिवाइज करें और जो सवाल करवाएं इनके सोल्यूशन लिख के लेके आएँ। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।